वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे कि कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज को देख रहे थे, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 7 प्रॉपर्टीज को समझ लिया था, वो प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिए थे, और बाकी जितने भी मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग आगे वाले वीडियो सीरीज में देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8, 9 एंड 10। ओके, तो 8 क्या बोलता है? टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? टाइम स्केलिंग का मतलब तो आपको पता ही है, वहां पे स्केलिंग फैक्टर होगा। आप टी को किसी पर्टिकुलर नंबर से आप उसको क्या करोगे? स्केल करोगे। ओके, तो कुछ ये है, ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि मान लो जैसे कि दो सिग्नल है, x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी, दोनों के बीच में कन्वोल्यूशन हो रहा है और उससे रिजल्ट आ रहा है आपको y ऑफ टी। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आती होगी बात। नेक्स्ट बात क्या है? अगर सपोज कर ले आपको स्केलिंग फैक्टर a दे रखा है, ठीक है, मतलब ये जो गिवन सिग्नल x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी है, ये दोनों सिग्नल a स्केलिंग फैक्टर से स्केल हो रहा है। ठीक है, मतलब t के अंदर मतलब कि x1 ऑफ t के अंदर और x2 ऑफ t के अंदर जो t है वो क्या हो रहा है? स्केल हो रहा है a ऑफ t से। क्या हो रहा है? a ऑफ t से स्केल हो रहा है, ये भी और ये भी। देन व्हाट अबाउट द y ऑफ t? मतलब आप अगर किसी दो सिग्नल के बीच में कन्वोल्यूशन करते हो, उसके बाद आप उसको a स्केलिंग फैक्टर से स्केल करते हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, अगर ऐसा कहीं आपको दिखे, मतलब x1 ऑफ t दिखे, उसमें किसी नंबर से स्केलिंग हो जाए और x1 ऑफ 2 में भी किसी नंबर से, किसी सेम नंबर में, यहाँ पे a जो होगा दोनों के लिए सेम होगा, अगर स्केल हो जाए a इज सेम फॉर बोथ x1 ऑफ t एंड x2 ऑफ t के लिए सेम, ठीक है, देन दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड, अदरवाइज इट्स नॉट वैलिड। इस बात को ध्यान में रख लेना। मींस जो स्केलिंग फैक्टर होगा दोनों सिग्नल का सेम होगा। ओके, तो अगर a से स्केल हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह का दिखता है x1 ऑफ at एंड कन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ at, तो इसका रिजल्ट जो आता है हम लोग क्या लिखते हैं? 1 अपॉन मॉड ऑफ a y ऑफ at, मतलब y के साथ भी a का स्केलिंग हो जाएगा रिजल्ट में, और उसके साथ मॉड ऑफ a को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये एक रिजल्ट है, टाइम स्केलिंग रिजल्ट है कन्वोल्यूशन का। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस टी, एक सिग्नल है, ये क्या है? x1 ऑफ t है। ओके, और ये दूसरा सिग्नल है x2 ऑफ t है। ठीक है, तो अब कह रहा है आपको कि ये जो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? y ऑफ t आ रहा है। तो अब कहता है कि अगर आप t को 3t कर देते हो, मींस आप उसमें स्केल कर देते हो a इज इक्वल्स टू 3 से, यानी कि स्केलिंग फैक्टर कितना है? 3, तो y ऑफ t क्या होगा? इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर t को 3t से स्केल करते हो, यानी कि 3t का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3t कन्वोल्यूशन विथ 3 ऑफ t, देन व्हाट इज द रिजल्ट, मतलब y ऑफ t क्या होगा? ठीक है, इस दोनों को कन्वोल्यूशन करने के बाद इसका मतलब क्या है कि पहले t स्क्वायर प्लस t था, अब क्या हो गया? 3t स्क्वायर प्लस 3t कन्वोल्यूशन विथ t, यानी कि 3t, तो व्हाट इज द y ऑफ t? तो इसके लिए क्या करना है? आपको इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है। ये रिजल्ट क्या कहता है कि आपको जो जिसका जो वैल्यू आएगा आफ्टर स्केलिंग, यानी y ऑफ जो t आएगा, उसमें भी आप a से स्केल करोगे, उसके साथ ही आप क्या करोगे? मॉड ऑफ a से y ऑफ t को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं उस तरह से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? y ऑफ t को क्या हो जाएगा? न्यू y ऑफ t जो होगा वो क्या होगा? न्यू y ऑफ t क्या होगा? आपको क्या करना है? 1 अपॉन मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a मतलब क्या? मॉड ऑफ 3। ओके, मॉड ऑफ 3 y इंटू a ऑफ t, यानी कि 3 ऑफ t। तो जो आफ्टर स्केलिंग इस सिग्नल का रिजल्ट कितना होगा? 1 अपॉन 3 y ऑफ 3t। पहले कितना था? y ऑफ t था। यहाँ पे क्या लगा? स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो मैं इसको आप समझ लेना, काफी इजी है, कुछ नहीं करना है आपको स्केलिंग फैक्टर अगर सिग्नल का दे रखा है तो आप कुछ नहीं करोगे, स्केलिंग फैक्टर से y ऑफ t के t को भी स्केल करोगे और साथ में मॉड को क्या करोगे? आप उससे डिवाइड करोगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वोल्यूशन। ध्यान में रखने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जो a होगा ना, वो दोनों के लिए जो स्केलिंग फैक्टर होगा ना, वो दोनों सिग्नल के लिए अलग होगा। यानी कि अगर सपोज करो यहाँ पे a ऑफ t है, यहाँ पे अगर b ऑफ t होगा, देन दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे जहां पे जहां पे दोनों सिग्नल के लिए स्केलिंग फैक्टर अलग हो। इस तरह के क्वेश्चंस शायद ही रेयर होते हैं, ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। अगर पूछे जाते तो एक्सप्लेन किया जाता, ठीक है, मुझे भी पढ़ाया जाता, मैं आपको भी बताता। ओके, तो ए जो होगा मतलब सिग्नल A1 के लिए और सिग्नल 2 के लिए स्केलिंग फैक्टर सेम होगा, अलग नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। डन है बात फिर?
तो आप इस रिजल्ट को याद रख लेना, ध्यान रख लेना। याद क्या, याद थोड़ी रखते हैं हम लोग, याद ध्यान में रखते हैं, ठीक है। रिवीजन करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, हमें ध्यान में रहता है चीजें। प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टी इज अबाउट रिवीजन, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी को याद करना चाहोगे देन इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, क्या कितने प्रॉपर्टीज याद करोगे, कितने वेज याद करोगे। बेसिक्स में इतना कुछ बताया जा चुका है, सबको याद नहीं रखते ना हम लोग, क्या करते हैं नोट्स पलटते हैं, ठीक है। तो नोट्स पलटने के बाद क्या होता है कि हमें चीजें रिकॉल होने शुरू हो जाती है, ठीक है। और होता क्या है कि आप अगर कोई चीज पढ़ते हो, वीडियो सीरीज को देखते हो, तो आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते हो, आप एक बार देख सकते हो, उससे ज्यादा क्या करो, एक बार और देख लोगे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते आप। आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो खुद से लिखा हुआ नोट्स है, आपका जो खुद का हैंड रिटन नोट्स होता है ना, दूसरे का नहीं, खुद का, उसमें आप किसी चीज को, किसी प्रॉपर्टीज को, किसी फॉर्मूलाज को समझने का एक अपना ट्रिक होता है, ठीक है। आप जो क्या करते हो, आप उसको उसमें लिख लेते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर कर सकते हो, उसमें आपको जो समझना है आप उसको लिखते हो। उसके बाद क्या करते हो, आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते हो, ठीक है। पीरियडिकली आप उसको पढ़ते रहते हो, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपको पन्ना पलटते ही आपको चीजें काफी ज्यादा रिकॉल होने लगेंगी, ठीक है। तो वो चीज प्रैक्टिस से आता है, आप प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहो, ये चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। मैं आज सिग्नल पढ़ा रहा हूँ, कल कुछ और आप पढ़ोगे, परसों कुछ और पढ़ोगे, लेकिन सब चीज को याद रखना एक साथ, और एग्जामिनेशन में 3 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अच्छा स्कोर करना, इट्स नॉट पॉसिबल, याद करके पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको हमेशा रिकॉल करते रहना होता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करते मेंटेन करना होता है, ठीक है। देन यू बिकम परफेक्ट, और कुछ भी कर सकते हो फिर उसके बाद तुम सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज। सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, रिकॉल करते रहना। ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होता है उसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ, आप 5 लगा सकते हो, आपको अगर प्रॉपर्टीज को याद करना है तो दिस इज द इजीएस्ट वे। धन्यवाद। फिर आप लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। एरिया प्रॉपर्टी क्या होता है, एरिया प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप किसी दो सिग्नल के बीच में कन्वोल्यूशन करते हो, उस कन्वोल्यूशन करने के बाद आपसे कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू कन्वोल्यूशन। मतलब आपने x1 of t और x2 of t के बीच कन्वोल्यूशन किया, रिजल्ट मिला y of t, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ y of t। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप एरिया के बारे में पढ़ते आ रहे हो, एरिया के बारे में, एवरेज के बारे में सब पढ़ते आ रहे हो पीछे से, तो इसमें भी तो सवाल इतना लाजिम है कि आपसे पूछा जा सकता है ना कि अगर एक सिग्नल का आपको एरिया पूछा तो आप बता सकते हो बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे कन्वोल्यूशन करने के बाद जो नया सिग्नल बनता है उसका एरिया क्या होता है, तो उसके लिए तो भाई क्या करोगे, तुम थोड़ा सोचना पड़ जाएगा अगर तुमने इस प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपने दो सिग्नल के बीच कन्वोल्यूशन किया तो एरिया क्या होगा जो रिजल्टेंट सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं होता है, सिंपल सा रूल क्या है कि आपने जिस दो सिग्नल को कन्वोल्यूशन किया है उस दोनों का जो एरिया होगा आप उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो आपस में, मींस कहने का मतलब क्या है कि आप क्या करना है, एरिया ऑफ x1 of t जो आएगा मल्टीप्लाई कर देना, कन्वोल्यूशन नहीं, मल्टीप्लाई करना विथ एरिया ऑफ x2 of t, ओके। वो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ y of t, ठीक है। एरिया ऑफ y of t का वो रिजल्ट होगा। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे x of t एक सिग्नल दे रखा है, x2 of t एक सिग्नल दे रखा है, इस दोनों के दरमियान क्या हुआ, कन्वोल्यूशन हुआ। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ y of t, तो पूछ रहा है y of t का एरिया क्या होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया सिंपल होता है, कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे शायद कुछ टर्म मिसिंग है, एरिया कैसे निकालते हैं, दिस इज 1 और दिस इज 5, सपोज कर लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, एम्पलीट्यूड कुछ भी लिख लेते हैं। तो एरिया क्या होगा इसका, इस सिग्नल का एरिया कितना होगा, ये कितना है 2 और 2 4, यानी 4 into 1, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज अ रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म, तो इसकी एरिया कितनी होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज इक्वल्स टू 5, और इसकी कितनी होगी, ये एक क्या है, ये एक ट्राइंगल है, मतलब इसका हाइट कितना दे रखा है, यानी एम्पलीट्यूड कितनी है 5, तो इसका एरिया कितना होगा 1/2 into 516 into 5, तो कितना हो जाएगा 3 into 5 दैट इज 15। तो एरिया ऑफ x1 of t is 5, x2 of t is 15, यानी 5 plus 15 is equals to 20, ओके। तो इस दोनों का जो एरिया आया, ठीक है, उसका मल्टीप्लीकेशन नॉट एडिशन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, एडिशन नहीं करना आपको, 5 into 15 करना है, दैट इज इक्वल्स टू 75। तो y of t का एरिया कितना हो जाएगा 75। तो दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको क्या करना होता है कि आपको जो भी दो सिग्नल के बीच में आपने कन्वोल्यूशन किया है
उस सिंगल हर मतलब जो दो सिग्नल है उस दोनों सिग्नल में से हर सिग्नल का आपको एरिया निकाल लेना है। आप उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्टेंट सिग्नल जो आया है यानी y ऑफ t जो है उसका एरिया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दिस इज अबाउट एरिया प्रॉपर्टी ऑफ अ कन्वोल्यूशन बिटवीन द टू सिग्नल। ओके, सो एरिया प्रॉपर्टी आप समझ में आ गया। एग्जांपल के तौर पे मैंने आप यहाँ पे एग्जांपल बता दिए जिससे आपको समझ में आ गया होगा। टाइम स्केलिंग खत्म, एरिया खत्म। आते हैं हम लोग ड्यूरेशन प्रॉपर्टी की तरफ। ड्यूरेशन का सेंस क्या है, टाइम से रिलेटेड होगा, बट यहाँ पे ड्यूरेशन बोला गया। ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, देयर इज मतलब ड्यूरेशन का मतलब क्या कह सकते हो, कुछ इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में, इस टाइम के बीच में। ठीक है, ड्यूरेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ। ड्यूरेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर दो सिग्नल के बीच में आप कन्वोल्यूशन करते हो, ठीक है, और हर एक सिग्नल का यानी कि जो दो सिग्नल यानी x1 ऑफ t और x2 ऑफ t, उस x1 ऑफ t का जो x1 का जो t है उसका कुछ ड्यूरेशन दे रखा है और x2 का जो t है उसका कुछ ड्यूरेशन दे रखा है। कैसे, यहाँ पे देख लो एग्जांपल के तौर पे। सपोज कर लो x1 ऑफ t एक सिग्नल है, x2 ऑफ t एक सिग्नल है, इस दोनों के बीच में कन्वोल्यूशन करना है। ठीक है, कन्वोल्यूशन कर देते हैं हम लोग क्या, x1 ऑफ t कन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ t। अब कह रहा है, कंडीशन यहाँ पे है कि t जो रेंज लाई कर रहा है t1 से t2 के बीच में, मतलब t इज ग्रेटर देन t1 बट लेस देन t2। फिर x1 का t, x2 का t क्या है, जो x2 का जो t है वो क्या है, t3 से x2 का जो t है वो क्या है, t3 से बड़ा है और t4 से छोटा है। ठीक है, तो आपको कहता है कि व्हाट इज द y ऑफ t जो होगा, y ऑफ t तो होगा यहाँ पे y ऑफ t तो होगा, बट y ऑफ t में t की बात क्या होगी, t का वैल्यू कितना होगा, ये सवाल है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ t नहीं, यहाँ पे t की जगह t जो है वो दो टाइम के बीच में लाई कर रहा है, t1 और t2 के बीच में, और यहाँ पे जो t है वो t3 और t4 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि x1 ऑफ t और x2 ऑफ t को आप कन्वोल्यूशन अगर करते हो तो y ऑफ t आएगा, लेकिन y ऑफ t का जो t होगा वो क्या होगा। तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो ये जो t1 और t3 है और ये t2 और t4 जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो y ऑफ t का जो t होगा वो लाई कहां से कहां के बीच में करेगा, y ऑफ t का जो t होगा वो लाई करेगा t1 प्लस t3 और t2 प्लस t4 के बीच में। ठीक है, तो दिस इज द ड्यूरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल। मतलब अगर कोई दो सिग्नल है, दो सिग्नल का जो टाइम है वो किसी दो इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब x1 का टाइम और x2 का टाइम दोनों के बीच में। सपोज करो एग्जांपल लेके आप यहाँ पे बना सकते हो। अगर मान लो x1 का टाइम जो है, x1 का जो टाइम है वो मान लो लाई कर रहा है 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है, और x2 का जो टाइम है वो 4 से लेके 5 के बीच में लाई कर रहा है, सॉरी 4 से लेके 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो y ऑफ t जो आएगा इस दोनों के कन्वोल्यूशन से, यानी y ऑफ t का जो t होगा वो लाई कहां से कहां के बीच में करेगा, वो लाई करेगा 2 प्लस 4 और 3 प्लस 5 के बीच में। ठीक है, so this is about duration property of the two signal। ठीक है, तो ड्यूरेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, ड्यूरेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर x1 ऑफ t और x2 ऑफ t का जो टाइम है, अगर टाइम दो टाइम के बीच में लाई करता हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस दोनों टाइम को ऐड कर देते हैं। मतलब जो लेफ्ट जो जिससे स्मॉलर है उस टाइम को और जिससे ग्रेटर है उस टाइम को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। वही रिजल्टेंट सिग्नल का टाइम का रेंज होता है, या फिर वो टाइम उस दोनों के समेशन के रेंज में पाया जाता है। सो यहाँ पे हमने तीन प्रॉपर्टी देखा, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, एरिया प्रॉपर्टी एंड ड्यूरेशन प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता है, स्केलिंग फैक्टर दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों सिग्नल का। डन है बात। रिजल्टेंट में क्या करते हैं हम लोग, उसके मॉड से डिवाइड करते हैं और उसके y ऑफ t में हम लोग उसी स्केलिंग फैक्टर से स्केल कर देते हैं। एरिया प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर कोई दो सिग्नल कन्वोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और उस दोनों का एरिया आपसे अगर पूछा जाए तो आपने कुछ नहीं करना है, उस रिजल्टेंट का एरिया आपसे पूछा जाता है वो कुछ नहीं करना है, आप उस दोनों का एरिया निकाल लेना है जिसके बीच में कन्वोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद आपको उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वही y ऑफ t का एरिया होगा। ड्यूरेशन प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए, मतलब x1 ऑफ t और x2 ऑफ t जो क्या होता है, x1 ऑफ t और x2 ऑफ t क्या होता है कि दोनों जो होता है किसी टाइम रेंज में पाया जाता है, और आपको क्या करना होता है, जो y ऑफ t का t होता है वो उस दोनों के समेशंस के सम करने के बाद जो टाइम आता है उसके बीच में
पाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 10 प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन का कंप्लीट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे x1 ऑफ t और x2 ऑफ t का ग्राफ दिया हुआ होगा और उसके बीच में कन्वोल्यूशन होगा, तो कैसे हम लोग उसका जो y ऑफ t का ग्राफ कैसे फॉर्म करेंगे, ये चीज हम लोग थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे। ठीक है, जो कि अच्छा इंपॉर्टेंट और एक अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसके ऊपर, जो हम लोग इसके नेक्स्ट वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछो, ठीक है, या फिर आप आराम से क्वेश्चंस करके देख लो। कन्वोल्यूशंस के जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।